हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा ये दूसरा चैप्टर संघवाद क्लास 10th NCERT हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक बार कह दूं कि चैप्टर 1 सत्ता की सरदारी जो मैंने पढ़ाया था वो आपको इस चैनल AR एजुकेशन पे उपलब्ध है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। और हमें आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और ख़ासकर क्लास 10th के बच्चों को स्पेशली शेयर करें और उससे इस चैनल के पे जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि हमारा चैनल का जो संकल्प है वो पूर्ण हो सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 संघवाद के बारे में। संघवाद से पहले मैं आपको बेसिक्स कुछ बता दूं। सरकार दो प्रकार की होती है। पहला एकात्मक सरकार एवं दूसरा संघवाद सरकार। हम पढ़ेंगे तो संघवाद सरकार को ही, लेकिन आपके लिए एकात्मक सरकार भी इतना जानना थोड़ा अच्छा रहेगा। तो पहले एकात्मक सरकार के बारे में जानते हैं। एकात्मक सरकार राज्य एक एकल इकाई के रूप में शामिल एक राज्य है जिसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च अधिकार है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जापान और सऊदी अरब। इसका अर्थ ये है कि एकात्मक सरकार का अर्थ, एकात्मक सरकार का परिभाषा यही है कि एकात्मक राज्य एक एकल इकाई के रूप में शामिल एक राज्य है। जो एकात्मक सरकार राज्य होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार होती है, वो केंद्रीय सरकार होती है, वही सर्वोच्च होती है, वही सबसे ऊपर होती है। जैसे ये सब सरकारें कहाँ है, किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, जापान में है और सऊदी अरब में है। तो ये एकात्मक सरकार के बारे में थी। अब आते हैं जो इस चैप्टर में है संघवाद सरकार, जिसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो संघवाद सरकार क्या है? तो सरकार की एक प्रणाली जिसमें केंद्रीय अधिकरण और देश की विभिन्न अन्य घटक इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा ही संघवाद कहलाता है। जैसे सरकार, आप जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैं 2 दूंगा जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल भारत का लेके चलते हैं। अगर भारत में देखा जाए, मैं इसको यहीं भारत में देखा जाए तो 3 तरह से सरकार को विभाजित किया गया है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार एवं तीसरा स्थानीय सरकार। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत देश में जो 3 तरह से सरकार को विभाजित किया गया है, जिससे अन्य घटक इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। तो जैसे भारत देश में देखने को मिलती है केंद्र, राज्य और स्थानीय। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल से लेकर के एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने सोचा है तो वो मैं बता दूं। दूसरा एग्जाम्पल ये कि आप क्लास 10th में हैं। ये क्लास 10th का आपका क्लासरूम है, मान के चलिए 10th का। 11th भी होगा आपके स्कूल में, 11th एवं 12th हो गए, फिर इधर 9th, 8, 7, 6, ये सब क्लास है। अब इसमें जब ज़्यादा संख्या या ज़्यादा बच्चों का कगार आ जाता है स्कूल में, तो यहाँ का प्रिंसिपल, इस स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है, तो इसको सेक्शन में डिवाइड कर देता है। A, B, C, 6 का सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, 7 का सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, 8 का सेक्शन A, B, C, ऐसे करके सब सेक्शन कर देता है। क्यों? क्योंकि और उसमें करता क्या है, तो प्रिंसिपल
6 क्लास के एगो वाइस प्रिंसिपल को बनाता है, 7th क्लास का एक वाइस प्रिंसिपल को बनाता है, 8 का वाइस प्रिंसिपल को बनाता है, 9 का वाइस प्रिंसिपल को बनाता है, 10 का वाइस, सब क्लास का एक एक वाइस प्रिंसिपल बनाता है और उस क्लास का जो डिसीजन लेगा वो उस क्लास का वाइस प्रिंसिपल लेगा। तो यहाँ के प्रिंसिपल ने क्या किया, अपना पावर को बांट दिया। तो ये एक प्यारा सा स्वीट सा आपके अकॉर्डिंग एक बढ़िया मैंने एग्जाम्पल सोचा था और ये मैं बता दें, आशा करते हैं आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो संघवाद सरकार का यही है कि सत्ता का को जो बांट देना देश में अन्य इकाइयों में, अन्य घटक इकाइयों में, वो संघवाद कहलाता है, संघवाद सरकार। आइए दोस्तों, अब हम अगले अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अगला टॉपिक ये है कि संघवाद के मुख्य लक्षण। इसका पहला पॉइंट, शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। संघवाद में जिस देश में जो शासन व्यवस्था संघवाद की अगर होगी तो उसमें 2 या 2 से अधिक शासन व्यवस्था होगी। जैसे भारत में, अगर मैंने इससे पहले भी कहा, भारत में 3 तरह की है, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार। भारत में 3 तरह की हो गई। बेल्जियम में 4 तरह की थी। तो ये सब स्थानीय सरकार जो संघवाद में शासन व्यवस्था 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। दूसरा पॉइंट, विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन करती है। इसका अर्थ ये है कि राज्य सरकार जिस क्षेत्र या जिस समूह पर सरकार अपना मतलब कि शासन करेगी, उसी क्षेत्र और उस समूह में केंद्र सरकार का भी शासन होता है। जैसे ये एक मान लीजिए भूभाग उत्तर प्रदेश है, मान के चलिए। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ इस क्षेत्र के लोगों पे जो शासन व्यवस्था करेगी, तो केंद्र जो है, भारत का जो केंद्र सरकार है, वो जो कोई कानून या वगैरह कुछ भी बनाएगी, तो वो तो यूपी के क्षेत्र के लोगों पे भी क्या कहते हैं आपको देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट पे हमें यही देखने को मिल रहा है, विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन करती है। तो ये हमने आपको एक रफ एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारों क्षेत्रों के बारे में साफ साफ उल्लेख किया जाता है। संविधान में जो सरकारें हैं, हमारे जो भारत के संविधान है, उसमें केंद्र सरकार की क्या कार्य है, राज्य सरकार की क्या कार्य है, स्थानीय सरकार की क्या कार्य है, उस सब के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। एवं न केंद्र सरकार को राज्य सरकार के कार्यों के बीच उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और राज्य सरकार स्थानीय सरकार के डिसीजन पे उतना कहते हैं उल्लंघन नहीं कर सकते। केंद्र सरकार पे कोई राज्य सरकार या स्थानीय सरकार उल्लंघन नहीं कर सकते। ये सब उनका दायरा दिया गया, ये हमें इस पॉइंट के तहत समझने को मिलती है। तो ये संघवाद के मुख्य लक्षण के 3 पॉइंट्स हैं। तो आइए हम दोस्तों संघवाद के अगले मुख्य लक्षण की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मूलभूत प्रावधानों को बदलना सरकार के किसी भी स्तर द्वारा अकेले संभव नहीं होता है। इसका अर्थ, मूलभूत प्रावधानों का अर्थ ये मान लीजिए के चलिए, जैसे कि केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो राज्य सरकार का जितना भी पावर है उसको छीन लेना, यह केंद्र सरकार के अंदर नहीं है। इसके लिए न्यायपालिका आपको है। तो ये
एकदम संभव नहीं है कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार का जितनी भी पावर है वो छीन ले। तो ये सब संभव नहीं है। ये एक इस पॉइंट के एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सरकार के हर स्तर के वित्त स्रोत का स्पष्ट विवरण दिया गया है। जैसे कि केंद्र सरकार के क्या वित्त स्रोत हैं, राज्य सरकार के क्या वित्त स्रोत हैं, स्थानीय सरकार के क्या वित्त स्रोत हैं, इस सब का स्पष्ट विवरण दिया गया है सरकार के तहत। तीसरा, संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं। संघीय ढांचे या संघवाद ढांचे बात बराबर है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, देश की एकता को बल देना। संघवाद में भी यही है कि देश को एकता की ओर बल देता है। और दूसरा, क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। ये क्षेत्रीय विविधता आखिर है क्या? तो हमारे भारत देश में आप जानते होंगे बहुत सारी विविधताएं हैं। अगर आप 20-30 किलोमीटर अपने घर से या अपने जहाँ भी आप हैं वहाँ से हट के आप जाएं तो देखें तो वहाँ का भाषा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इतनी सारी विविधताएं, डाइवर्सिटी हमारे भारत देश के अंदर देखने को मिलती है। तो क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना, जैसे कि हमारे भारत देश में आप जानते होंगे कोई भी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रभाषा हिंदी कर दी गई तो अन्य भाषा के लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा। अगर अन्य भाषा तेलुगु वगैरह या बंगाली, गुजराती, इस सब भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दी गई तो इधर हिंदी वालों या अन्य भाषा के लोग को सम्मान नहीं मिलेगा। इसको इसीलिए सबको राजभाषा कर दिया गया है, क्योंकि क्षेत्रीय विविधता को सम्मान मिलते रहना चाहिए। तो ये हमारे संघवाद के मुख्य लक्षण 6 थे, हमने आपको बता दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संघों के निर्माण के 2 तरीके हैं। पहला, सबको साथ लाकर संघ बनाना और दूसरा, सबको जोड़कर संघ बनाना। इसका अर्थ क्या है? तो पहला के बारे में पहले जानते हैं। सबको साथ लाकर संघ बनाना, इसका पहला पॉइंट है, इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वायत्तता बनाए रखने के राज्यों के पास अधिक शक्ति होती है। इसमें यही कह रहा है कि इस संघ, सबको साथ लाकर संघ बनाना में यही होता है कि मान के चलिए जो अमेरिका जो देश है, आप उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट। मतलब कि अनेक राज्यों के साथ जो वो देश बना है, तो ये संघ सबको साथ लाकर जो संघ बनता है उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि उसमें क्या होता है, तो उसमें राज्य को पूरी पावर दे दिया जाता है। अगर राज्य चाहे, यूनाइटेड स्टेट का कोई अगर राज्य चाहे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे तो वो बना सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। ये सबको साथ लाकर संघ बनाना यही कहलाता है, क्योंकि स्वायत्तता बनाए रखने के राज्यों के पास अधिक शक्ति होती है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सबको साथ लाकर के क्या मतलब है कि जो देश है, कई सारे देश मिलकर जो एक देश बनाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप अमेरिका, स्विट्जरलैंड में क्या है कि स्विट्जरलैंड में जितने सारे राज्य हैं उसको अपना पावर दिया गया है कि अगर वो जब चाहे देश से हट के वो अलग देश बना ले तो वो बना सकते, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो यही सब सबको साथ लाकर संघ बनाने के अंतर्गत आता है। तो आइए अब हम अगले दूसरे पॉइंट की ओर ध्यान रखते हैं, सबको जोड़कर संघ बनाना। इसका पहला पॉइंट ये बोलता है, व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है। जो व्यवस्था होती है उसमें इस जो सबको जोड़कर संघ बनाने में क्या होती है, इसमें ना केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होती है राज्य सरकार की तुलना में। हो सकता है कुछ इकाइयों को अन्यों के मुकाबले अधिक शक्ति मिली हुई हो। कोई चीज़ में राज्य सरकार को केंद्र सरकार
से थोड़ी अधिक मिली हो, वो सब कृषि में हो गया या पुलिस विभाग में हो गया, ये सब में राज्य सरकार को भी उतनी ही पावर मिलती है। लेकिन इस संघों के निर्माण में और इसमें जो सबको जोड़कर संघ बनाने का जो कार्य होता है, इसमें केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होती है राज्य सरकार की तुलना में, और सबको साथ लाकर संघ बनाने में राज्य सरकार के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती है। दूसरा पॉइंट, ये बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। VVI पॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत देश है, इसमें क्या है, बहुत सारी विविधताओं वाला ये देश है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अभी आप जहाँ हैं अपने घर में है, घर से आप 20-30 किलोमीटर हट के जाएं तो भाषा का थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो बहुत सारे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है भारत देश में, भाषा को लेकर बहुत सारे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप भारत, बेल्जियम, स्पेन और आदि में हमें सबको जोड़कर संघ बनाने का कार्य किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संघवाद के विषयों या ताकत की सूची। ये 4 प्रकार की है। पहला यूनियन सूची, दूसरा स्टेट सूची, तीसरा साझा सूची और चौथा बची हुई सूची। इससे हम एक एक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला यूनियन सूची, इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय महत्व के विषय, राष्ट्र का जो महत्व उसके विषय के बारे में यूनियन सूची के अंतर्गत आता है। कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। कानून जितने भी बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। जैसे सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसारण, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये यूनियन सूची है। यूनियन सूची को हम केंद्र सरकार की सूची भी बोलते हैं। तो ये थी यूनियन सूची के बारे में। अब दूसरा स्टेट सूची, जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें स्टेट सूची के में रखा जाता है। जहाँ जिस क्षेत्र में जो विषय पे महत्व होते हैं वो सब स्टेट के अंतर्गत आती हैं। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास होता है। जैसे कि आप एग्जाम से समझ जाएंगे, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, इस सब में क्या राज्य सरकार के कानून बनाए जाते हैं। और ये भी आप जानते होंगे कि केंद्र सरकार न कि राज्य सरकार के कानून में दखल देती है और राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार के कानून में दखल दे सकती है। तो ये थी यूनियन सूची और स्टेट सूची के बारे में मैंने बता दिया। ये दोस्तों, अब हम अगले सूची की ओर बढ़ते हैं। अगला सूची है साझा सूची। इस सूची में क्या होता है, तो इस सूची में आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून और नियम बनाते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये बोल रहा है, इस सूची के अंतर्गत विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। मतलब कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति होती है, यानी कि जब कोई ऐसा कानून हो कि जिसमें दोनों में ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो रहा हो, टकराव हो रहा हो कि नहीं ये होगा तो उधर से नहीं ये होना चाहिए, तो इसके तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तब जो केंद्र सरकार जो कानून पॉइंट ऑफ व्यू रखी होगी वही कानून बनेगा। जैसे ये सब सारा सूची में शिक्षा, वन, व्यापार, यूनियन, विवाह आदि आते हैं। शिक्षा में आपको राज्य सरकार भी कानून बनाएंगे और बना सकता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। वन के बारे में, व्यापार यूनियन के बारे में, विवाह के बारे में, ये सभी के बारे में राज्य केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये अब हम अगली सूची की ओर बढ़ते हैं। अगली और अंतिम सूची, बची हुई सूची। ये एक बची हुई सूची आप लोग जानकर के हैरान होंगे। इस बची हुई सूची के अंतर्गत क्या क्या आती है ये हम जानने का प्रयत्न करेंगे। पहला पॉइंट, जब कानून बना था
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कानून में जोड़ा नहीं गया होगा। ये सब बची हुई सूची के अंतर्गत आती है। उदाहरण स्वरूप इंटरनेट, जब आपको क्या कहते हैं, इंटरनेट जो हाल फिलहाल में आई है, जब कानून बना था, आज़ादी के बाद जो कानून बनना की शुरुआत हुई और 1950 में लागू हुई, तो उस टाइम इंटरनेट के बारे में कोई पता नहीं था कि इंटरनेट की भी कोई सुविधा आने वाली है। तो इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम होशियारी और शॉर्ट फॉर्म में AI बोलते हैं, ये सब के बारे में अभी हाल फिलहाल में आने की चीज़ें जो बची हुई सूची के अंतर्गत आती है। जो विषय जिस पर संविधान में कानून और नियम बने नहीं हैं, तो वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। ये बची हुई सूची जो है, ये किसके अंदर आएगी, तो केंद्र सरकार के अंदर आएगी। ये आपको पूरी सूची कंप्लीट हमने डिटेल में बता दिया। अब ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखे रहिएगा। ये पॉइंट कहता क्या है, तो इस प्रणाली में कोई भी बदलाव लाने के लिए पहले तो उसे संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। इसमें अगर कोई सा बदलाव कराना होगा तो पहले संसद के जो दोनों सदन है उसमें से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा बिल को। उसके बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से सहमति लेनी होगी। हमारे देश में जो 28 राज्य है, तो कम से कम 14 राज्यों में से आपको उन 14 राज्यों की विधानसभाओं में से उस नियम की सहमति लेनी होगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो संघवाद का है, वो है भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण। जो भारत देश है उसमें संघवाद का जो सफलता हुआ, संघीय व्यवस्था का जो सफलता हुआ, उसके क्या कारण है। तो पहला कारण है आपका भाषाई राज्य। ये भाषाई राज्य क्या है, तो इसका पहला पॉइंट, भारत विविधता से भरा है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि भारत विविधता से भरा है। कैसे, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था घर का, तो घर से आप 20-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर हटेंगे तो भाषा में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगी। तो ये भारत विविधता से भरा है। दूसरा पॉइंट, कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सके। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि। तमिलनाडु में तमिल भाषा के लोग, पश्चिम बंगाल में बंगाली लोग, उड़ीसा में उड़िया शायद भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा। ये सब के अलग अलग राज्य दे दिए गए ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट, कुछ राज्यों का गठन भूगोल, जातीयता, संस्कृति आदि के आधार पर हुआ। उदाहरण स्वरूप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आदि। ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ये पहले एक ही राज्य थे। इसका बंटवारा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों में संस्कृति का अंतर था। आंध्र प्रदेश का अलग संस्कृति था, तेलंगाना का अलग संस्कृति था, तो इस आधार पर इन दोनों का अलग अलग राज्य बना था। तो ये थी हमारी भाषाई राज्य के कुछ पॉइंट। आइए अब हम अगला पॉइंट, जो भारत में जो संघीय व्यवस्था का जो सफलता है, उसका दूसरा कारण है भाषा नीति। इसका पहला पॉइंट, भाषा के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। सभी भाषा क्या है, राजभाषा है। दूसरा, हिंदी केवल 40% लोगों का ही मातृभाषा है। 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। जितने भी, जैसे कि हमारे भारत देश में 22 भाषा बोली जाती है, जिसमें से एक हिंदी भाषा जो सिर्फ हमारे देश के 40% लोगों का ही मातृभाषा है। तो अगर हम हिंदी
वाले को मातृभाषा घोषित कर दे अगर हमारी सरकार, तो हिंदी के अलावा जितनी भी भाषा के लोग हैं उनके अंदर नाराज़गी होगी, तनाव होगा। तो ये सब और हिंदी को छोड़कर किसी और को किया जाए तो सभी के बीच तनाव वगैरह उत्पन्न हो जाएगी, नाराज़गी उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण से किसी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, सभी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब हम इस संघवाद जो चैप्टर 2 है NCERT क्लास 10th का, उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण किस प्रकार से, उसके ऊपर नज़र देखते हैं। भारत एक विशाल देश है जहां 2 स्तर वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। जब देश की आज़ादी हुई तभी 2 प्रकार की ही सरकार थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। स्थानीय सरकार भी थी लेकिन उनके अंदर पावर नहीं थी। तो यही इसमें है कि काम चलाना बहुत मुश्किल था 2 स्तर वाली सरकारों से। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं। अब किसी के गांव में कोई योजना, कोई लोगों को जो दिक्कतें आ रही है नाली से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड, तो उनका निपटारा स्थानीय सरकार के लोग कर सकते हैं, किंतु उस समय स्थानीय सरकार को पावर नहीं दी गई थी, जिसके वजह से ये निपटारा स्थानीय सरकार भी किया जा सकता है। तो इस पॉइंट के अंतर्गत यही कह रहा है। अब हम भारत में विकेंद्रीकरण का अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। 1992 ईस्वी में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम उठाया गया। 1992 ईस्वी में क्या उठाया गया, तो संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन करके स्थानीय सरकार को पूर्ण रूप से ताकत दी गई। जो आज़ादी के बाद जो सरकार 2 भागों में विभाजित हुई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय सरकार भी थी किंतु उस पे स्थानीय सरकार के पास ताकत नहीं थी। वो ताकत स्थानीय सरकार को 1992 ईस्वी में 73वां और 74वां संशोधन करके प्राप्त हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व सीट्स, जो जैसे कि आप देखते होंगे स्थानीय क्षेत्रों में जो चुनाव होते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए भी रिजर्व सीट होती है चुनाव लड़ने के लिए। तो उनके लिए रिजर्व सीटों का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उदाहरण प्रधान का चुनाव। अब देखते होंगे गांव में प्रधान का चुनाव होता है तो महिला खड़ी होती है। एग्जाम्पल में अगर हम ले तो आप लोग, एक पंचायत वेब सीरीज है, तो उस पंचायत वेब सीरीज में जो प्रधान कौन होता है, मंजू देवी, तो महिला प्रधान में खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए 1/3 रिजर्व सीट की गई है कि महिलाओं के लिए। तो ये सब क्या कहते हैं, भारतीय विकेंद्रीकरण के मुख्य पॉइंट्स हैं। राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत स्थानीय सरकार का चुनाव कराया जाता है। स्थानीय सरकार का जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। इसी के साथ आज का जो संघवाद चैप्टर 2 क्लास 10th का था वो द एंड हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग जुड़े हमारे साथ, और आप लोग शेयर करिए अपने क्लास 10th के दोस्तों को, और इस चैनल को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम सबको अंदर से और ऊर्जा मिले कि हाँ, हम जो लोग जो संकल्प लिए हैं, हम लोग का जो लक्ष्य है वो एक तरीके से सफल हो सके। तो आशा करता है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।